हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे एक टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम जानते हैं कि एनाटॉमिकल सेटअप कैसी है आपकी थोरेसिक कैविटी की। थोरेसिक कैविटी फॉर्म करने में आपको वेंट्रल साइड से ये स्टर्नम दिख रहा होगा। जो डॉर्सल साइड है, डॉर्सल साइड से ये वर्टिब्रल कॉलम है, और लेटरल साइड से आपको ये रिब्स दिख रहे होंगे, ये रिब्स दिख रहे होंगे। साथ ही साथ लोअर साइड से डायफ्राम दिख रहा होगा आपको। और इन सब ने मिलकर के क्या बना रखा है, ये केज बना रखा है जिसमें आपकी लंग्स सिचुएटेड है। देखिए इस तरीके से आपकी लंग्स सिचुएटेड है इसमें। तो थोरेसिक कैविटी या थोरेसिक केज कैसे बन रहा है? वेंट्रल साइड से स्टर्नम, डॉर्सल साइड से वर्टिब्रल कॉलम, लेटरल साइड से रिब्स, और नीचे के साइड से डायफ्राम। डायफ्राम आपको डोम शेप का दिख रहा होगा। देखिए ये डोम शेप की डायफ्राम है आपकी। अब ये सेटअप हमें हेल्प करती है ब्रीदिंग में। कैसे? तो अगर मैं कभी भी कोई भी चेंज थोरेसिक कैविटी में लाऊंगा तो वही सेम चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगा लंग्स के वॉल्यूम में। जैसे अगर आपने थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ा दी तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर आपने थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम घटा दी तो लंग्स का वॉल्यूम घट जाएगा। तो जैसा चेंज आप थोरेसिक कैविटी में लाएंगे सेम रिफ्लेक्ट होगा लंग्स के वॉल्यूम में। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप डायरेक्ट लंग्स की वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते। एनसीईआरटी की लाइन में पढ़िएगा गौर से। डायरेक्ट आप लंग्स की वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते। आप थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम चेंज करेंगे जो रिफ्लेक्ट होगा लंग्स के वॉल्यूम में। ओके। उसके अलावा थोड़ा सा आपको कुछ मसल्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, दो रिब्स के बीच में कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं ये। और एक है आपका इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो इस तरीके से अरेंज है। ये ऊपर वाला आपका रिब्स है, नीचे वाला भी रिब्स है। तो दो रिब्स के बीच में हमें दो टाइप की मसल देखने को मिलती है, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इन दोनों का क्या रोल है अभी आगे देखेंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा मैं आपको एक्सिस रिकॉल करा दूं। अगर ये पर्सन है कोई तो ये साइड आपकी एंटीरियर साइड हुई, और अगर मैं इधर कोई चीज़ लोकेट कर रहा हूँ तो पोस्टीरियर साइड हुआ। जैसे अगर मैंने कहा कि ऐसे यहाँ डायफ्राम है तो डायफ्राम की एंटीरियर साइड ये हुई, पोस्टीरियर साइड ये हुई। जो हमारी फ्रंट साइड होती है वो वेंट्रल होती है, जो हमारी बैक साइड होती है वो डॉर्सल होती है। बैक साइड क्या हो गई? डॉर्सल। फ्रंट साइड क्या हो गई? वेंट्रल। ओके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग की मैकेनिज्म। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं कहीं पे वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो प्रेशर कम हो जाएगी, वॉल्यूम घटाऊंगा तो प्रेशर बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों के बीच इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर आपने वॉल्यूम घटा दी प्रेशर बढ़ जाएगी। प्रेशर अगर मुझे घटानी हो तो मैं क्या करूँगा? वॉल्यूम बढ़ा दूंगा। ओके। थर्ड थिंग, एयर हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। मतलब अगर मुझे एयर बाहर से अंदर लाना है, इंस्पायरेशन करना है, तो मुझे प्रेशर कम करनी पड़ेगी। जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो कम करनी पड़ेगी। तो खुद सोचिए आप कम कैसे करेंगे? वॉल्यूम बढ़ा के। तो वॉल्यूम कैसे बढ़ेगी वही देखना है हमें। वही बात हमने यहाँ मेंशन कर रखा है कि हमें इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम करनी पड़ेगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेरिजन में, तब जा करके हवा बाहर से अंदर आएगा। ओके। इसमें दो मेजर रोल प्ले करते हैं डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो फ्लैट हो जाएगा, और फ्लैट होने की वजह से एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ाएगा। जैसे नॉर्मल कंडीशन में आपका डायफ्राम ऐसा होता है, अगर मैं कह रहा हूँ डायफ्राम फ्लैट हो रहा है तो ऐसा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये रहा एंटीरियर साइड, ये रहा पोस्टीरियर साइड। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ जाएगी। सेकेंड है आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये कॉन्ट्रैक्ट करके रिब्स और स्टर्नम को ऊपर की ओर उठाएगा, रिब्स और स्टर्नम को ऊपर की ओर उठाएगा, जिससे आपकी वॉल्यूम डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस में बढ़ जाएगी। अब मैंने यहाँ डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस क्यों लिखा है? सोचिए, सामने स्टर्नम, पीछे वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स लेटरल साइड में। तो पूरी की पूरी जब रिब केज ऊपर उठ रही है तो आपकी डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, इसलिए हमने लिखा है इंक्रीज इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। क्या इंक्रीज हो रहा है? वॉल्यूम। जब हम बात कर रहे हैं इंक्रीज इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस तो क्या इंक्रीज हो रहा है? वॉल्यूम। तो आपने ओवरऑल क्या किया? थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ा दी, थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ा दी, जिससे जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी। और वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब है प्रेशर कम होना, और प्रेशर कम होगा तो एयर बाहर से अंदर। ओके। मतलब है आप इंस्पायरेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं। डैट मीन्स इंस्पायरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। क्वेश्चन आता है इंस्पायरेशन एक्टिव है या पैसिव है? तो ध्यान रखना है जो इंस्पायरेशन है आपकी वो एक एक्टिव प्रोसेस है। इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। वहीं पे नॉर्मल कंडीशन में एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस होता है। जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं तो जो एक्सपायरेशन है वो एक पैसिव प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि जो भी मसल्स आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था इंस्पायरेशन के दौरान बस उसको रिलैक्स कर देना है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया था, यहाँ रिलैक्स कर दीजिए। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट किया था, यहाँ रिलैक्स कर दीजिए।
तो जब ये रिलैक्स हो जाएंगे तो अपने नॉर्मल पोजीशन पाएंगे, और जब वापस से नॉर्मल पोजीशन पे आएंगे तो जो भी वॉल्यूम्स बढ़ा था वो कम हो जाएगा, सब जस्ट अपोजिट हो जाएगी। तो जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ी थी वो कम, जो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ी थी वो कम, जिससे आपकी ओवरऑल थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम कम हो गई। सेम रिफ्लेक्ट होगा लंग्स के वॉल्यूम में, तो पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो गई। और वॉल्यूम कम होने का मतलब है, हमने कहा था वॉल्यूम और प्रेशर में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, तो प्रेशर बढ़ गई, लंग्स के अंदर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ गई, और प्रेशर बढ़ते ही हवा बाहर। तो नॉर्मल कंडीशन में जब आप ब्रीद आउट ब्रीद इन कर रहे हैं तो इंस्पायरेशन आपका एक्टिव प्रोसेस है और एक्सपायरेशन आपका एक पैसिव प्रोसेस है। बट अब हम लोग बात कर लेते हैं उस केस की जब आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे होते हैं। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के दौरान कुछ मसल्स इन्वॉल्व है, मतलब फोर्सफुल एक्सपायरेशन आपका एक एक्टिव प्रोसेस है, नॉर्मल एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस था, बट फोर्सफुल एक्सपायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिब्स को और नीचे की ओर पुल करेंगे। जब रिब्स को ये और नीचे की ओर पुल करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी, जिससे जो प्रेशर है वो और इंक्रीज करेगा। साथ ही साथ एब्डोमिनल मसल्स ये भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जो भी विसरा है उसको पुश करते हैं डायफ्राम की तरफ, जिससे आपका डायफ्राम और डोम शेप का हो जाता है। जब डायफ्राम और डोम शेप की हो जाएगी तो इससे भी वॉल्यूम क्या होगा, और कम हो जाएगा। अगेन ये भी प्रेशर इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। तो ये दोनों एब्डोमिनल मसल्स और साथ में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स ये तभी काम करेंगे जब आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे हैं, फास्ट ब्रीदिंग कर रहे हैं, नहीं तो नॉर्मल कंडीशन में इनका कोई काम नहीं है। एक्सपायरेशन नॉर्मल कंडीशन में पैसिव प्रोसेस है। जो भी मसल्स इंस्पायरेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट किए थे वो रिलैक्स कर जाए, एक्सपायरेशन हो जाएगी। तो दोबारा से पूरी वीडियो देखिएगा, अगर आप 2-3 बार देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपकी बची रह जाएगी।